नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अलग प्रयास कर रहा हूं और यह प्रयास है मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते थे कि भाई डिप्रेशन फील हो रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टोरी आप लोगों को सुनाऊं जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो मैं आज स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ अगर वो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, ताकि जो भी मेरा मानना है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको तो जरूर इस स्टोरी को सुन के मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत सारे ये चूंकि यह मेरा पहला स्टोरी है तो बहुत सारे लोगों का नाम मेरे मन में आया जिनके बारे में मैं बता सकता था, जिनके बारे में आपको सुना सकता था और आपको मोटिवेशन मिल सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, क्यों ना एक ऐसे व्यक्तिगतों का चुनाव किया जाए आज जिन्होंने अपना पूरा जीवन विद्यार्थी के रूप में जिया है, और एक विद्यार्थी को इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से ये अपने लाइफ में जीरो से हीरो बने हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। आप सभी को पता होगा कि 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में इनका जन्म होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इनके पिता नाविक थे, नाव चलाते थे। ये 4 भाई बहन थे। 4 भाई बहन में ये सबसे छोटे थे। इनकी माता जो थी वो घरेलू कार्य करती थी, और इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मात्र 10 वर्ष की आयु में कलाम साहब अखबार बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए, 10 वर्ष की आयु जहाँ खेलने कूदने की होती है, वहाँ पढ़ने की होती है, वहाँ पे कलाम साहब अखबार बेच रहे होते हैं। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि चूंकि कलाम साहब जो बचपन से होशियार थे, उनको कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक था। तो जब वो अखबार बेचते थे तो केवल वो अखबार को बेचते नहीं थे, बल्कि वो अखबार को पढ़ा भी करते थे। तो दिन दुनिया में क्या चल रहा है ये सब सारी जानकारी 10 वर्ष की उम्र से ही कलाम साहब को लगने लगी। और चूंकि उस वक्त व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की थी कि सरकारी स्कूल हुआ करता था, तो प्रारंभिक शिक्षा जो कलाम साहब की थी वो सरकारी स्कूल में हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे कलाम साहब बड़े हुए तो इनकी एक बहन थी, उनको कहीं ना कहीं लगा कि उनके भाई में जो है वो पढ़ाई को लेके काफ़ी इंटरेस्ट है। तो कलाम साहब 1951 में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लेने का सोचते हैं, लेकिन उसकी फी भरने की क्षमताएं इनके माता पिता के पास नहीं थी। उस वक्त देखिए किस प्रकार से उनकी बहन उनका साथ देती है और अपना जेवर गिरवी रख के वो भाई की फी को भरती है। सेंट जोसेफ के कॉलेज का फी भरती है। वो मीन्स कलाम साहब का जो फी था वो उनकी बहन अपना जेवर गिरवी डाल के भरती है। उसके बाद कलाम साहब फिजिक्स से ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी इच्छा होती है कि वो एरोस्कोपिक इंजीनियरिंग का कोर्स करें, और यह कोर्स उस वक्त मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज आईआईटी मद्रास के रूप से जाना जाता है, उसमें हुआ करता था। तो कलाम साहब को स्कॉलरशिप के दम पे, चूंकि वो बहुत ही मेधावी बच्चे थे, तो स्कॉलरशिप उनको मिलता है, और स्कॉलरशिप के दम पे वो जाते हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे वो अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। वहां पे भी एक बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी है। उनके साथ कॉलेज में एक बार क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट उनको मिलता है, और उनके डीन उनको कहते हैं कि कलाम, अगर यह प्रोजेक्ट तुम 3 दिन के भीतर में कंप्लीट नहीं करोगे तुम्हारा स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाएगा। पहली बार कलाम साहब डरते हैं, क्योंकि वास्तविकता में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का समय चाहिए था। लेकिन कलाम साहब को उनके डीन के द्वारा मात्र 3 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन जब परिस्थिति विकट हो तो आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए, ये कलाम साहब सिखाते हैं अभी। क्यों? क्योंकि उस 3 दिन को वो अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, और उस 3 दिन बिना सोए बिना खाए वो प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, और फाइनली 3 दिन के भीतर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिन को जब देते हैं तो दिन भी आश्चर्यचकित हो जाता है, और इनके प्रतिभा को मान बैठता है कि वास्तव में ये प्रतिभा का धनी बच्चा है, कि जो प्रोजेक्ट 10 दिन में कंप्लीट करना मुश्किल था उसको ये बच्चा 3 दिन में कर दिया, और फाइनली वो स्कॉलरशिप से अपना जो एरोस्कोपिक में इंजीनियरिंग करने का जो सपना था वो पूरा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद उसी इंजीनियरिंग मीन्स एरोस्कोपिक इंजीनियरिंग के दौरान में उनके मन में ख्याल आता है फाइटर प्लेन का पायलट बनने का, और वो पता करते हैं कि फाइटर प्लेन का पायलट
कैसे बना जाएगा, उसके लिए कौन सी परीक्षा दी जाएगी। तो फिर उनको पता लगता है कि इंडियन आर्मी का एक एग्जाम होता है, इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। तो कलाम साहब उसके एग्जाम में बैठते हैं और रिटन क्लियर करते हैं दोस्तों। उसके बाद इंटरव्यू होता है और इस एग्जाम में मात्र 8 बच्चों का चयन होना था, मात्र 8 बच्चों का चयन। और देखिए कलाम साहब, जो आप लोग जिनको जिनको सोचते हैं ना कि इतने बड़े, देखिए किस्मत उनका भी साथ नहीं देती और कलाम साहब का 9वां पोजीशन आता है। मीन्स 8 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद पहला पोजीशन कलाम साहब का था। तो आप देखिए कि यहां पे कलाम साहब भी टूटते हैं और ये इंटरव्यू देने के लिए वो देहरादून गए थे। तो देहरादून जब गए तो उनको लगा कि खत्म सा हो गया दुनिया, जैसे उन्होंने एक सपना देखा था कि फाइटर प्लेन का पायलट बनना है, लेकिन जब रिजल्ट आया और उनका पोजीशन 9वां था और होना था 8 बच्चों का, तो वो टूट गए, गंगा किनारे खड़े थे। उनको भी मन में लग रहा था कि क्यों मेरा नहीं हुआ। लेकिन हर आदमी के कोई ना कोई एक सही वक्त पे कुछ सही सजेशन दे के चला जाता है। ठीक वही कलाम साहब के साथ हुआ। और उस वक्त एक स्वामी शिवानंद करके थे, वो कलाम साहब को बोले, देखे गंगा के तट के किनारे कि ये लड़का बहुत हताश और निराश है, तो पूछे। तो कलाम साहब ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक परीक्षा दिया और मेरा 9वां पोजीशन रहा और मेरा ये 8 बच्चों का सिलेक्शन होना था, मेरा बस मीन्स मैं वो लास्ट बंदा रह गया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस पे स्वामी शिवानंद उन्हें एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुमने किसी चीज के लिए बहुत प्रयास किया है, पूरा मन से प्रयास किया, फिर भी वो चीज अगर तुम्हें ना मिले, तो ये मान लो कि ऊपर वाले तुम्हारे लिए इससे कुछ बेहतर सोच के रखा है। और ये लाइन कलाम साहब की दुनिया बदल देती है दोस्तों। उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऊर्जा सा उनके अंदर आ जाता है कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ है तो इससे बेहतर मैं करके दिखाऊंगा। और फिर कलाम साहब वापस अपने जो उनका पढ़ाई के जो सिलसिला था उसमें लौटते हैं और फिर वो डीआरडीओ को ज्वाइन करते हैं और डीआरडीओ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। लेकिन वहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को कलाम साहब देख रहे होते हैं और कलाम साहब कभी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं थे, प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से होती है और विक्रम साराभाई भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट, और वो कलाम साहब के प्रतिभा को परख लेते हैं। कई बार कहा जाता है ना कि जो प्रतिभा होता है उसको बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही परखता है, तो वही कलाम साहब के साथ होता है। और विक्रम साराभाई उनको बोलते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च, और कलाम साहब इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वहाँ भारत जो है, उस वक्त भारत की परिस्थिति 1960 के दशक में क्या रही होगी आप सोच सकते हैं। आज जो आपको दिख रहा है इसरो का बजट, उस वक्त इसरो का कोई भी बजट नहीं हुआ, बहुत छोटा बजट हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त भारत की स्थिति ये थी कि अपना पेट, जो जनसंख्या थी भारत की, उनमें भुखमरी की सिचुएशन थी। तो उस वक्त पे रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, ये एक ख्वाब सा था। उस वक्त ये सब काम नासा और रशिया की एजेंसियां किया करती थी, लेकिन कलाम साहब ने ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था कि भारत का भी रॉकेट जो है वो, भारत का भी सैटेलाइट जो है वो जाए आसमान में। और फाइनली कलाम साहब को एक छोटा सा, मीन्स इसरो को जो है छोटा सा फंडिंग मिलता है भारत सरकार की तरफ से रॉकेट बनाने का, और कलाम साहब लग जाते हैं। कलाम साहब उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि उस वक्त जब रॉकेट बनाया जाता है, जहां रॉकेट बनता है और रॉकेट बनने के बाद जहां से वो लॉन्च होता है, तो जो व्हीकल होता है जो उस रॉकेट को ले जाता है, वो व्हीकल भारत के पास नहीं था। तो कलाम साहब उन सारे जो पार्ट था उसको डिसमेंटल करके बैलगाड़ी, साइकिल, ये सब से ले जाते हैं, और फिर जहां से लॉन्च होना होता है वहां पे जाके वो सब पार्ट्स को जोड़ा जाता है। और पहली दफा 21 नवंबर 1963 को भारत जो है वो रॉकेट लॉन्च करता है। ये सन 1963 को हुआ था। उसके बाद देखिए सिलसिला और आगे बढ़ता है, और सिलसिला इस प्रकार से बढ़ता है कि 1969 में 1969 में एपीजे अब्दुल कलाम को SLV-3 के सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट का डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों 1969 में उनको डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद कलाम साहब के पिताजी का निधन भी हो जाता है। आप सोचो, उससे भी कलाम साहब नहीं टूटते हैं, और 1979 में फाइनली कलाम साहब जो है, मीन्स उनके नेतृत्व में जो है मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। लेकिन दोस्तों यह प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है, और कलाम साहब को एक फेल प्रोजेक्ट के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। दोस्तों यह मिसाइल
लॉन्च तो हुआ लेकिन बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। और जब गिरता है तो उस वक्त के मीडिया, उस वक्त के लोग कलाम साहब पे बहुत बहुत खिल्लियां उड़ाते हैं, कलाम बहुत मजाक बनाते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं 1969 के भारत का, ये 2026 का भारत नहीं था जिसके पास बहुत सारा पैसा था इसरो को फंड करने के लिए। ये 1969 का भारत था जहां पे बहुत बहुत किल्लत से, बहुत बहुत मिन्नत से इसरो को फंडिंग मिलती थी। उसमें भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। सोचिए कितना मजाक उड़ाया गया होगा, कितना मीडिया कर्मी ने इन पर सवाल उठाया होगा। लेकिन कलाम साहब उससे टूटते नहीं है, उससे बिखरते नहीं है। यह एक विद्यार्थी को सीख लेने वाली बात है कि अगर आपको असफलता मिलता है तो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसने कुछ नहीं किया, बहुत सारे लोग आप पे तंज कसेंगे, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारना है। जिस प्रकार से कलाम साहब ने हिम्मत नहीं हारा और उसके एक साल बाद ही सन 1980 में SLV रोहिणी नाम का मिसाइल जो लॉन्च होता है और वो सक्सेसफुली लॉन्च होता है। और फाइनली 1980 में भारत का SLV रोहिणी जो है वो आसमान तक पहुंचता है और इसमें कलाम साहब इस प्रोजेक्ट को भी हेड कर रहे थे। तो जो कलाम साहब का मजाक बनाया गया 1979 में, वही अखबार वाले, वही लोग कलाम साहब का 1980 में तारीफ की पुल बांध रहे थे। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक बार अगर आपको सफलता मिल जाए तो जो लोग आपके आलोचक हुआ करेंगे वही लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। तो दोस्तों कलाम साहब को भी असफलता मिली लेकिन वो घबराए नहीं। और कलाम साहब हमें ये संदेश देते हैं, वो हमेशा एक लाइन कहा करते थे, सपना वो नहीं होता है जो नींद में लिया जाए, सपना वह हो जो आपको नींद ना आने दे। खुली आंख से देखो और आपको नींद ना आने दे, उसे सपना कहते हैं। तो कलाम साहब का ये लाइन हर एक तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयुक्त है कि भाई आप नींद में जाके सपना मत देखो। अगर आप कुछ चाहते हो लाइफ में तो खुली आंख से सोचो और उसके लिए तन मन धन लगा दो, जिस प्रकार से कलाम साहब ने लगाया। दोस्तों कलाम साहब को उसके बाद पद्म विभूषण ये सब तमाम उपाधि से नवाजा गया, लेकिन फिर सबसे बड़ा उपाधि कलाम साहब को भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न उन्हें दिया जाता है पोखरण प्रोजेक्ट के लिए। आप सभी को पता होगा पोखरण प्रोजेक्ट किस प्रकार ने भारत ने अमेरिका के सैटेलाइट, या बोला जाए तो अमेरिका के आंखों में धूल झोंक के पोखरण परमाणु परीक्षण किए थे। और उस वक्त भी उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे कलाम साहब। हमारे उस वक्त जो मुख्य प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और आपको पता होगा कि कितना तनाव का सिचुएशन बन चुका था उस टाइम इंडिया और यूएसए में। यूएसए नहीं चाहता था, अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत जो है ये पोखरण परमाणु परीक्षण करे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बिना डरे हुए और कलाम साहब और भारत के साइंटिस्ट और इंडियन आर्मी ये सब मिलके इस पोखरण परमाणु परीक्षण को सफल बनाते हैं। और फिर आप सभी को पता होगा कि उनको भारत रत्न का अवार्ड मिलता है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च जो कहते हैं उपाधि है, वो उससे नवाजा जाता है। और फाइनली 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम शपथ ग्रहण करते हैं। उस वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोस्तों ये बहुत ही सुनहरा समय था जब दो ऐसे व्यक्तित्व हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो दोनों के दोनों अनमोल थे। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी तरफ एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम खुद को कभी भी विद्यार्थी से अलग मानते ही नहीं थे। वो खुद को विद्यार्थी और शिक्षक इसी रूप में देखते थे। और उनका जीवन इतना सादा था कि जब वो राष्ट्रपति बने और जब उनका वेतन मिलता था तो वो वेतन कभी अपने निजी काम में उन्होंने नहीं लगाया, वो भी वेतन वो डोनेट कर दिए जो गरीब बच्चे थे उनके पढ़ाई के लिए। और वो हमेशा जहां भी जाते थे तो स्टूडेंट्स को स्पीच दिया करते थे और कहा करते थे, सपने जरूर देखो, जो सपने देखता है वही एक दिन उस सपने को पूरा करता है। और कलाम साहब के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि किस प्रकार से एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा, जो जन्म लिया था तो जीरो था, और जब 2015 में अपनी आखिरी सांस लिए उस वक्त वो हीरो बन चुके थे। हीरो ही नहीं, और वो जब आखिरी सांस लिए वो IIM शिलोंग में लिया उन्होंने,
जब उनको हार्ट अटैक आया तो वो एक स्टेज पे स्पीच दे रहे थे, बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। तो देखिए भगवान का लीला, ऊपर वाले का लीला देखिए कि वो खुद को हमेशा एक अभ्यर्थी और शिक्षक मानते थे और वो अपना अंतिम सांस भी एक शिक्षक के रूप में लिया। वो बच्चों को स्पीच दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, उस क्रम में उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कलाम साहब की इस इस जीवन से। वो कहते थे कि सबसे अच्छा मित्र अगर किसी विद्यार्थी का है तो वो है किताब, किताब से सच्चा मित्र कोई और नहीं है। और कलाम साहब हमेशा अपना जीवन बहुत ही सादगी से जिया। उन्होंने यह भी सिखाया कि अगर आपके अंदर सादगी है तो आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर अचीवमेंट के बाद अगर आप कुछ अचीव करते हो और उसके बाद अगर आप अपनी सादगी खो दो तो फिर नेक्स्ट अचीवमेंट शायद नहीं आपको मिल पाएगा। क्योंकि कलाम साहब भी देखिए स्टेप दर स्टेप आगे आए और फाइनली वो भारत के रत्न बने, उन्हें भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया। दोस्तों अगर कलाम साहब का स्टोरी आपको मोटिवेट नहीं कर पाया तो मैं नहीं मानता कि कोई और स्टोरी आपको मोटिवेट कर पाएगा। क्योंकि कलाम साहब बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता नाविक थे। आप सोचो परिवार की आर्थिक स्थिति इतना कमजोर थी कि 10 वर्ष की आयु में उन्हें अखबार बेचना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा कि हमको अब मेरे भारत का अपना मिसाइल हो, अपना रॉकेट हो जो आसमान में जाए। और वो सपना फाइनली उन्होंने पूरा किया। वो हर एक सपना जो उन्होंने देखा वो पूरा किया। हालांकि उनको भी बहुत सारा असफलताएं मिली, बहुत सारी असफलताएं मिली, लेकिन वो किसी भी असफलताएं से टूटे नहीं, वो किसी भी असफलताएं से बिखरे नहीं। दोस्तों तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी असफलताएं आएंगी, लेकिन उस असफलताओं से घबराना मत, उससे बिखरना मत, टूटना मत, बल्कि और एनर्जी के साथ लग जाना और जो टारगेट आपने फिक्स किया उसको अचीव करना। और जब आप पूरे तन मन धन से अगर आप लग जाओगे तो देखना ऊपर वाले भी आपका साथ देंगे और आपको आपका टारगेट जरूर मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पसंद आया तो आप लोग चैनल सरकारी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जम के लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।